हेलो एवरीवन। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं एबॉर्शन से रिलेटेड जो नए कानून पारित होते हैं उससे रिलेटेड नई अपडेट। दिल्ली हाई कोर्ट के ऐसे जजमेंट जो आप सुनने के बाद में आपको हिला के रख देंगे, जिसने अबॉर्शन के जो नेम में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित किया। जैसा कि अगर हम पुराने कानून के बारे में देखते हैं तो क्या होता है कि 24 सप्ताह तक गर्भ का अबॉर्शन करवाने की जो परमिशन होती है, बट इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने 33 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। आइए जानते हैं क्या था मामला एग्जैक्ट। मंगलवार को मेडिकल बोर्ड की राय को खारिज करते हुए एक 26 वर्षीय महिला को 33 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात कराने की अनुमति दी। महिला की पहली 3 अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भ्रूण की कोई भी असमानताएं नहीं पाई गई थी, जबकि 12 नवंबर की रिपोर्ट में मस्तिष्क के बाएं पोर्स वेंट्रिकल को फैला हुआ पाया गया। सेरेब्रम के बावजूद लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के एक मेडिकल बोर्ड ने सोमवार को महिला के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भ्रूण उन्नत अवस्था में है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने देखते हुए कि मेडिकल बोर्ड ने दुर्भाग्य से जन्म के बाद बच्चे के जीवन की गुणवत्ता पर एक स्पष्ट राय नहीं दी, सोमवार को फैसला सुनाया कि गर्भावस्था की ऐसी अप्रत्याशितता तथा जोखिम गर्भपात की मांग करने वाली महिला के पक्ष में होना चाहिए। एमटीपी एक्ट की धारा 3 उपधारा 2B मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट भारत में गर्भपात के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। 1971 का अधिनियम, जिसे पिछली बार 2021 में संशोधित किया गया था, महिलाओं को गर्भधारण के लिए कुछ हफ्तों तक गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। 2021 के संशोधन ने अनुमेय गर्भावस्था अवधि को 24 सप्ताह तक बढ़ाया दिया। हालांकि 20 से 24 सप्ताह के बीच केवल कुछ मामलों में गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति है। हालांकि अधिनियम की धारा 3 उपधारा 2B में कहा गया कि गर्भावस्था की लंबाई संबंधित शर्त चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने पर लागू नहीं होगी, जहां इस तरह की समाप्ति भ्रूण की किसी भी महत्वपूर्ण असमानताओं के निदान के कारण आवश्यक है। पर्याप्त भ्रूण असमानताएं। फैसले में जस्टिस सिंह ने कहा कि एमटीपी एक्ट यह परिभाषित नहीं करता कि पर्याप्त भ्रूण असमानताएं क्या है। इस प्रकार उसने कहा कि अभिव्यक्ति की व्याख्या करने के लिए अदालत को बाहरी सामग्री की सहायता लेने की आवश्यकता है। जस्टिस सिंह ने कहा कि इस संबंध में यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी आयरलैंड और फ्लोरिडा यूएसए के कानूनों से सहायता ली। विदेशी अधिनियम परिभाषित करते हैं कि गंभीर रूप से विकलांग होने के लिए शारीरिक या मानसिक असमानताएं गंभीर भ्रूण हानि या घातक भ्रूण असमानता क्या है। जस्टिस सिंह ने कहा कि अगर ऊपर दी गई कुछ विशेषताएं बेहद व्यापक हैं जबकि अन्य संकीर्ण और संकुचित हैं, पर्याप्त भ्रूण असमानताओं का गठन करना तथा सवाल न केवल भ्रूण की चिकित्सा स्थितियों पर निर्भर करता है बल्कि विशेष राज्य या देश की व्यापक सार्वजनिक नीति पर भी निर्भर करता है। यह समझने के लिए पर्याप्त भ्रूण असमानताएं क्या हैं, अदालत ने रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में भ्रूण असमानताओं के लिए गर्भावस्था की समाप्ति शीर्षक वाली एक रिपोर्ट का उल्लेख किया। रिपोर्ट में भ्रूण की असमानता के जोखिम और गंभीरता का विश्लेषण किया गया। निम्नलिखित कारक प्रदान किया गया। उन्होंने गंभीरता को निर्धारित करने के लिए कुछ मानदंड तैयार किए। आइए देखते हैं। प्रभावी उपचार की संभावना या गर्भाशय में जन्म के बाद बच्चे की ओर से आत्म जागरूकता की संभावित डिग्री और दूसरों के साथ संवाद करने की क्षमता, जिस पीड़ा का अनुभव होगा, एक वयस्क के रूप में अकेले रहने में आत्मनिर्भर होने में सक्षम होने की संभावना, समाज की ओर से बिना अक्षमता वाले व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कार्यों को दूसरों द्वारा किस हद तक प्रदान किया जाना चाहिए।
अदालत ने न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CCGC वर्सेस ब्लैकपूल फ्राइडे एंड वायरे हॉस्पिटल NHS ट्रस्ट 2009 की क्वींस बेंच डिवीजन के फैसले का उल्लेख किया। दोनों मामले में 24 सप्ताह के से अधिक की गर्भावस्था से जुड़े थे। अदालत को कैसे फैसला करना चाहिए? जस्टिस सिंह ने कहा कि भारत में न्यायिक मिसालों ने गर्भधारण की अवधि, भ्रूण की चिकित्सा स्थिति, महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और ऐसे अन्य कारकों के आधार पर गर्भपात या चिकित्सीय रूप से गर्भपात करने के लिए महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। और कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट पर भी प्रकाश डाला गया, जैसे रोशनी आसिफ खान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य प्रतिभा गौड़ बनाम NCT दिल्ली सरकार और अन्य श्रीमती निवेदिता वासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य नीतू सुहास और अन्य बनाम केरल राज्य, सचिव महिला बाल विकास विभाग और अन्य द्वारा प्रतिनिधित्व का जिक्र करते हुए जस्टिस सिंह ने कहा कि भारत में अदालतों में 9वें महीने में भी अगर पर्याप्त भ्रूण असमानताओं का पता चलता है तो उन्नत चरण में भी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी। जस्टिस सिंह ने कहा कि अदालत को ऐसे चिकित्सा स्थितियों को शामिल जोखिम और जन्म के बाद भी जीवन की अप्रत्याशितता पर विचार करना होगा। अदालत ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में जो भी अन्यथा धारा 3 उपधारा 2B के आधार पे 2B के आधार आते हैं, मां के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जैसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना होगा। कोर्ट ने कहा, धारा 3 उपधारा 2B के अनुसार पर्याप्त भ्रूण असमानताओं की खोज गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति को निर्देशित करने के लिए न्यायोचित आधार है और धारा 3(2) के तहत लगाए गए गर्भावस्था की अवधि की सीमाएं ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगी। अदालत ने आगे कहा कि माता पिता उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को भी प्रभावित करने वाले मानसिक आघात जैसे कारक MTP एक्ट की धारा 3 उपधारा 2B के तहत कड़ाई से प्रासंगिक नहीं हो सकते, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेक का प्रयोग करते समय इस पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस सिंह ने कहा, याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इसके अलावा महिला का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, गंभीर शारीरिक या मानसिक असमानताओं से पीड़ित बच्चे के पैदा होने का जोखिम, बच्चे के विकृतियों के साथ पैदा होने वाली विकृतियों के साथ रहने का आशंका, जन्म के बाद ऐसी प्रारंभिक अवस्था में सर्जरी के जोखिम की आशंका जिसके परिणाम भी निर्णय रूप से ज्ञात नहीं है, और यह सवाल कि बच्चा आत्मनिर्भर होगा या नहीं, यह ऐसे कार्य जिनसे कोर्ट का दिमाग याचिकाकर्ता के पक्ष में झुकता है। महत्वपूर्ण रूप से अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय में मां की पसंद को मान्यता दी जानी चाहिए। साथ ही अजन्मे बच्चे के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन की संभावना भी होनी चाहिए। मेडिकल बोर्ड की भूमिका। फैसले में जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि गर्भपात के मामलों में मेडिकल बोर्ड की राय अदालत की सहायता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जज ने कहा कि इस तरह की राय खंडित नहीं हो सकती। कोर्ट ने उन पहलुओं को भी निर्धारित किया जिन्हें ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। भ्रूण की चिकित्सा स्थिति। वैज्ञानिक या चिकित्सा शब्दावली देते समय सामान्य व्यक्ति की समझ योग्य शब्दों में ऐसी स्थिति के प्रभाव में बारे में स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से चिकित्सा साहित्य को ओपिनियन के साथ संलग्न किया जा सकता है। महिला की चिकित्सा स्थिति। मेडिकल बोर्ड को महिला के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करनी चाहिए तथा उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति का आकलन करना चाहिए। ओपिनियन में भी इसका जिक्र होना चाहिए। महिला के लिए शामिल जोखिम ओपिनियन में भी संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। गर्भावस्था को जारी रखने या गर्भपात से गुजरने में महिला के लिए क्या जोखिम है, किन्हीं अन्य कारकों के कारण भी विचार किया जाना चाहिए जो अगर कोई और चीज़ प्रभावित करता है। ओपिनियन में भी किसी अन्य प्रासंगिक कारक को भी न्यायालय के ध्यान में लाना चाहिए और गर्भावस्था को समाप्त करने से संबंधित निर्णय लेने के लिए मामले पर असर डाला जा सकता है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके ये इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली थी। और चूँकि ये
दिल्ली हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है और बहुत ही फेमस जजमेंट है, जिसमें 33 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। वैसे 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को ही गिराने की अनुमति होती है, वो भी कोर्ट के ऑर्डर के साथ में ही हो सकता है, पॉसिबल होता है। बट चूँकि जैसे कि देखा गया, इसमें बहुत सारी जो विशेषताएं अभी आप लोगों ने सुनी, उस बहुत सारी विशेषताओं में दिक्कत आ रही थी। वो विशेषताएं क्या कहते हैं, काफ़ी दिक्कत हो सकती थी आगे फ्यूचर में बच्चे के लिए और माँ के लिए। तो इसलिए क्या कहते हैं, माननीय जो हाई कोर्ट महोदय ने जो फैसला सुनाया काबिल तारीफ़ है, और आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये चीज़ पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और ये अगर किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब क्या कहते हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ से जुड़े, आपके अधिकारों से जुड़े इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि इसी टाइप के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।